मध्य पूर्व की राजनीति में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को शायद उनके राजनीतिक करियर की सबसे कठिन स्थिति में ला खड़ा किया है। जिस नेता ने दशकों तक खुद को इजराइल की सुरक्षा का सबसे बड़ा गारंटर बताया, जिसने ईरान को दुनिया के सामने सबसे बड़ा खतरा साबित करने की कोशिश की और जिसने हमेशा दावा किया कि वॉशिंगटन में उसकी सीधी पकड़ है, आज वही नेता अपने सबसे करीबी सहयोगी अमेरिका और अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान के बीच फंसता दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं जसवी कौशिक और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। क्या नेतन्याहू की रणनीति विफल हो गई है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पुराने मित्र को किनारे कर दिया है? और क्या ये युद्ध विराम समझौता इजराइल की राजनीति में सत्ता संतुलन बदल सकता है? आइए समझते हैं इस पूरी कहानी को। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच हुए नए युद्ध विराम समझौते ने पूरे क्षेत्र की राजनीति को ही बदल दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि समझौते के बाद इजराइल की सैन्य कार्रवाई पर भी दबाव बढ़ गया है, खासकर लेबनान और हिजबुल्लाह के मोर्चे पर। यहीं से नेतन्याहू की परेशानी शुरू होती है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से उनकी पूरी राजनीतिक पहचान 3 चीजों पर टिकी हुई है। पहली, अमेरिका के साथ उनके विशेष संबंध, दूसरी, ईरान के खिलाफ कठोर रुख और तीसरी, खुद को मिस्टर सिक्योरिटी के रूप में पेश करना। लेकिन आज तीनों दावों पर सवाल उठ रहे हैं। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से नेतन्याहू के कुछ फैसलों पर नाराजगी दिखाई, तब विपक्ष को हमला बोलने का बड़ा मौका मिल गया। इजराइल के विपक्षी नेता यायर लापिड ने साफ कहा कि नेतन्याहू अब 2 विकल्पों के बीच फंस गए हैं, या तो अमेरिका से टकराव या फिर इजराइल हितों के सामने झुकाव। लेकिन सिर्फ विपक्षी नहीं, नेतन्याहू के अपने सहयोगी भी सवाल उठा रहे हैं। उनकी सरकार में शामिल दक्षिणपंथी और राष्ट्रवादी नेता इस समझौते से खुश नहीं हैं। उनका मानना है कि यदि इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई रोकता है तो इससे ईरान को फायदा मिलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर जैसे नेताओं ने साफ संकेत दिया कि इजराइल किसी भी समझौते से ऊपर अपनी सुरक्षा को रखेगा। यानी नेतन्याहू को अब बाहर और अंदर दोनों तरफ से दबाव झेलना पड़ रहा है। अब जरा युद्ध के नतीजों को भी समझते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमले के बाद नेतन्याहू ने एक नई सुरक्षा नीति अपनाई थी। उनका कहना था कि ये सिर्फ हमलों का जवाब देना काफी नहीं है, बल्कि खतरों को पहले ही खत्म करना होगा। इसके बाद गाजा में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू हुआ। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई हुई। सीरिया में भी इजरायली गतिविधियां बढ़ी। लेकिन इतने लंबे संघर्ष के बावजूद तस्वीर पूरी तरह नेतन्याहू के पक्ष में नहीं दिखती। हमास पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। हिजबुल्लाह अभी भी एक प्रभावशाली शक्ति बना हुआ है और ईरान भी क्षेत्रीय राजनीति में अपनी भूमिका बनाए हुए है। यानी भारी सैन्य कार्रवाई के बावजूद इजराइल अपने सभी रणनीतिक लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ ही महीनों में इजराइल में आम चुनाव होने हैं और चुनाव में सुरक्षा हमेशा सबसे बड़ा मुद्दा रही है। नेतन्याहू वर्षों से जनता से कहते आए हैं कि केवल वही इजराइल को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन अब विपक्ष पूछ रहा है, अगर सुरक्षा नीति इतनी सफल थी तो हमास अभी भी मौजूद क्यों है? हिजबुल्लाह कमजोर क्यों नहीं हुआ? और अमेरिका इजराइल के बजाय समझौते को प्राथमिकता क्यों दे रहा है? ये सवाल चुनावी राजनीति में नेतन्याहू के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। एक समय था जब बेंजामिन नेतन्याहू को मध्य पूर्व का सबसे प्रभावशाली नेता माना जाता था, लेकिन आज हालत ऐसी है कि उन्हें अपने दुश्मनों से ज्यादा अपने सहयोगियों की नीतियों का सामना करना पड़ रहा है। ईरान के साथ युद्ध विराम ने सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष को नहीं रोका है, इसने इजराइल की राजनीति में भी एक नया संघर्ष शुरू कर दिया है। अब दुनिया की नजर इस बात पर होगी कि नेतन्याहू आगे क्या कदम उठाते हैं। क्या वे अमेरिका के साथ तालमेल बनाए रखेंगे? क्या वे अपने दक्षिणपंथी समर्थकों को संतुष्ट कर पाएंगे, या फिर ये संकट उनके राजनीतिक भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगा? इन सवालों के जवाब आने वाले हफ्तों और महीनों में सामने आएंगे। फिलहाल इस बड़ी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.